मेरठ नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के सबसे प्रिय, बहुत प्रिय विधायक, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी, कुलदीप उज्ज्वल जी, राहुल जी, सागर साहब, हमारे बीच में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जो मेंबर के रूप में भी मंत्री जी काम कर रहे हैं, हरिंदर जाटव जी, नेमपाल गौतम जी, सिखाड़ा जी और तमाम सब लोग। बहुत सारी बातें हुई, मैं समझता हूं मंत्री जी ने पूरा का पूरा वो सारी बातें बताई। परिस्थितियां लगभग अगर 2500 साल की परिस्थितियां देखते हैं तो परिस्थितियां दलित समाज के सामने लगभग ऐसी ही बनी रही। लेकिन उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं लोग पैदा हुए, यह भी एक आशा का खेल है। अगर 2500 साल पहले बुद्ध भी पैदा होते हैं और एक धम्म क्रांति इस देश में कहीं ना कहीं पनपी, और उस धम्म क्रांति कहां तक पहुंची कि इसी समाज के बहुत सारे राजा महाराजा, वहां मौर्य भी है, वहां अशोक भी है। आज जिस ईरान की आप बात कर रहे हैं, कल वो बता रहा था कि ईरान में जो शिला स्तंभ है वो बहुत सारे शिला स्तंभ अशोक के काल के हैं। वो यहाँ की पाली भाषा में कहीं ना कहीं गए। जो अशोक का राज्य है वो वहां से बिल्कुल ऊपर से कंधार से लेकर के और म्यांमार तक वहां तक जाता है। ये आपका इतिहास है, ये आपका कहीं ना कहीं मामला है। उसके बाद परिस्थितियां बदली, काल बदली, और इसी समाज ने वहां कबीर भी पैदा होते हैं। जब मुस्लिम सल्तनत है तो कबीर सवाल पूछते हैं। एक तरफ तुलसी है जो बैठ करके कहीं ना कहीं राजाओं के उसमें गाने गाते हैं, तानसेन है, बीरबल है, लेकिन वह तुलसी भी है, वो सॉरी कबीर भी है। और कबीर ने सीधा सवाल पूछता है। कबीर मुस्लिम सल्तनत के बीच में मुल्ला पे भी सवाल उठाता है, पुजारी पे भी सवाल उठाता है, वो सब पे सवाल उठा सकता है। रैदास भी वहीं से आते हैं। और ये तमाम उसके बाद में धीमे धीमे बहुत सारे साधु महात्माओं के बीच में ये ज्योतिबा फुले जी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, और लगभग 1919 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारत की राजनीति में पदार्पण हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1919 के अधिनियम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहीं ना कहीं इस देश के परिदृश्य के ऊपर छा जाते हैं। और एक छोटी सी बात कह रहा था सर, भारत का जो दलित है वो आरक्षण के दायरे में 1919 में आ रहा है। साहू जी महाराज ने 1901 में, साहू जी महाराज ने 1901 में इस देश के पिछड़े और इस देश के दलितों को कहीं ना कहीं आरक्षण दिया। 1907 के दलितों का एक वाकया भी बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं था कि समाज के अंदर हलचल नहीं हो रही थी, गरीबी थी, परेशानी थी, कमजोरी थी, लेकिन 1907 का दलित यह कह रहा है, भारत सरकार से यह कह रहा है कि भाई हमारी जनसंख्या अलग करो। और बाकायदा उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी भी ली, और उन्होंने चिट्ठी लिख करके, आपको ये बात जानकर के बड़ी खुशी होगी कि जब भारत सरकार का पिछड़ा वर्ग अपनी जनगणना की बात कर रहा है, भारत के दलितों की गणना 1911 की जनगणना से भारत सरकार के पास अलग आंकड़े उपलब्ध है। ये आपके दलितों का कहीं ना कहीं इतिहास है। 1832 की भी एक कहानी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद लिखी कि 1832 में बाकायदा, जब मैकाले से पहले, मैकाले की एजुकेशन नीति 1835 में आ रही है, लेकिन 1832 में अहमदनगर जिले के दलितों ने बाकायदा अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखी कि अब हमको अंग्रेजी शिक्षा की बात करी जाए। तो ये आपका समाज है कि जब लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं थी तब भी लोग आपके बीच में से कहीं ना कहीं निकल के आ रहे थे। रही आज की बात, बहुत सारी बातें रही, बहुत सारी परिस्थितियां रही, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज डिगा नहीं, ये समाज कहीं ना कहीं झुका नहीं। बस एक छोटी सी खामी और एक छोटी सी कमी जो मुझे नजर आती है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में काम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा के साथ काम कर सकता है, लेकिन वो आपके समाज का आदमी है, उसका सम्मान करना कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे बीच में जो जितना ताकतवर होगा वो उतना विरोध झेलेगा। मजबूत विचार, आपने मालूम है कि भारत में ओबीसी इतना विरोध नहीं झेल पाती जितना विरोध कहीं ना कहीं दलित झेलता है, क्योंकि वो सवाल है ना, वो हमेशा ही सवाल पूछेगा और वो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा योगेश वर्मा जी जो इलेक्शन हारे हैं वो 3000, वो 4000, 6000, वो कल परसों अखबार में एक आंकड़ा आ रहा था, है ना। तो ये इतना कितना प्रबल और कितना विरोधी लोग बाग कहीं ना कहीं जो मजबूत और जो ताकतवर आदमी आपके बीच में रहना चाहता है, वे नहीं चाहते कि ऐसे लोग आपके बीच में से चुन करके संसद में जाएं और लोकसभा में जाएं। पिछला चुनाव आपने देखा ही है ना, जब पूरे के पूरे देश में जो है
ये रहा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था ने उनको कहीं बिल्कुल टाइट अंत तक जीतते जीतते कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई आदमी जाकर के बैठे और संसद के अंदर एक प्रबल विरोध कहीं ना कहीं हो। देखिए सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक छोटी सी बात के साथ में, पुराने अनुभव बहुत खराब है, लेकिन अब हमको ये डिसाइड करना है। ठीक है, खान पान की आपकी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन खान पान में मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना यह है कि खान पान में पवित्रता मत ढूंढो। जो पौष्टिक हो, जो साइंटिफिक हो, उसको खाना आप शुरू करो, है ना। जहां से प्रोटीन मिलती हो प्रोटीन खाओ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। और खुद बुद्ध ने भी ये कहा है, बुद्ध खुद ये कहते हैं मध्यम मार्गीय, जो दलित कठोर होगा वो कभी बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता। वो तो एक लिबरल है ना, वो तो मध्यम मार्गीय है ना। उसने कहा कि परिस्थितियों में, जहां भी जिस परिस्थितियों में आपको जिंदा रहना है वहां आपको जिंदा ही रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया का इतिहास है, वे ही प्रजाति, वे ही धर्म, वे ही समुदाय के लोग जिंदा रहे हैं जिन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाला है। तो मेरा मानना यह है कि हमको जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल करके एक अच्छा रास्ता निकाले। एक सबक है हमारे सामने, अभी ये ईरान का जो युद्ध हुआ है, इसने कहीं ना कहीं सबक दिया है। हमको आज में नहीं जीना है, हमको आज में नहीं जीना है। भारत में अगले, आप दिमाग लगाइए कि अगले 20 साल बाद भारत के सामने क्या परिदृश्य होगा, भारत में कौन सी परिस्थितियां होंगी, भारत के क्या राजनीतिक हालात होंगे, भारत का क्या आर्थिक ढांचा होगा। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तैयार करना पड़ेगा। एजुकेशन तो हमेशा बनी रहेगी, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ो। एजुकेशन के बिगर कोई भी व्यक्ति ना अच्छा व्यापारी हो सकता, ना अच्छा कलाकार हो सकता, ना अच्छा नेता हो सकता। एजुकेशन को आपको बिल्कुल भी किसी सूरत में भी छोड़ना नहीं है। सरकारी एजुकेशन अवेलेबल है, यह कहीं ना कहीं भ्रांति रहती है हमारे समाज के बीच में। सबसे बड़ी भ्रांति यह होती है कि हमारे पास जितने साधन नहीं होते उतने साधन में हम बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, कुछ दिनों बाद वो एडमिशन कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाता है। सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बहुत बेहतर एजुकेशन है, बिल्कुल मौका मत गमाओ। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो जाते हैं वहां से इलाज कराओ, इसलिए कराओ, ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है कि आमतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है भाई साहब, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्स है अनट्रेंड है, सारा सिस्टम अनट्रेंड है। जो आपका मेडिकल कॉलेज है वहां आपको बेहतर, बढ़िया, अच्छे डॉक्टर है। इसलिए कभी भी आपको बीमारी हो, 1 रुपए में जाकर के पर्चा बनवाओ और जाकर के वहां जाकर के इलाज कराओ और फ्री में जाकर के अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आप पढ़ाना शुरू करो। ये बात। दूसरी बात, ईरान बहुत बढ़िया उदाहरण है। आजकल टीवी आप देख रहे होंगे, एक ऐसा देश जिसके बारे में लोगों ने कहा कि वहां बुर्का नसी महिलाएं रहती हैं। अभी तक ये कहते थे कि वहां औरतों को कहीं ना कहीं बुर्का नहीं हटाते, वो कहीं ना कहीं जुल्म जाती करते हैं। अभी टीवी सारी रिपोर्ट आ रही है कि वही ईरान के अंदर 90% शिक्षण संस्थानों में महिला पढ़ने वाली थी। ईरान एक ऐसा देश है जहां पुरुषों के लिए आरक्षण लागू है, क्योंकि वहां महिलाओं ने इतना वो प्रोग्रेसिव है कि वहां की सरकार को मजबूर होकर के पुरुषों को कहीं ना कहीं आरक्षण लागू करना पड़ा। मेरा मानना यह है कि आपको ईरान जैसी ही तैयारी रखनी पड़ेगी। परिस्थितियों को छोड़ो, पॉलिटिकल मामला क्या चल रहा है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे आने वाले भविष्य का कहीं ना कहीं निधि निर्धारण करो अपने मंचों से। अगर सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, अगर सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी नौकरी खत्म नहीं हुई, सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ करके, उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं। 3.5 लाख पदों के ऊपर जो समूह गए और समूह क्या है, ये क्लेरिकल स्टाफ और चतुर्थ कर्मचारी, 3.5 लाख पदों के ऊपर सरकार ने भर्ती बंद कर रखी है। सरकारों ने भर्ती बंद कर रखी है, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। अभी जब मंत्री जी आए थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जब मंत्री जी आए थे, सामाजिक कल्याण मंत्री, क्या नाम, आए थे जो भी, तो उनसे यह कहा कि भारत सरकार का एक जियो है कि भारत में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी, अगर वो 45 दिन से ज्यादा नौकरी होगी तो उसमें आरक्षण देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वर्तमान योगी सरकार ने उसको कहीं ना कहीं रखा है। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, सरकार से मान्य रखो। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण मांगना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण इसलिए मांगना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है, आपको कोई कॉलेज बनाना है, आपको स्कूल बनाना है, आपने सरकार से सस्ते दामों पर जमीन खरीदी है। सरकार सस्ते दामों पर प्राइवेट सेक्टर के लिए जमीन देती है। सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए भी सस्ते दामों पर जमीन देती है। अगर सरकार के संसाधनों पर कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो वहां कहीं ना कहीं आरक्षण लागू होना चाहिए। मेरा मानना यह है, और बहुत सारी बातें रहेंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना है, मैं तो किसी ना किसी बहाने में। बड़ा अच्छा लगा, गांव बहुत साफ सुथरा है, बच्चों पढ़ो, बढ़िया तरीके से व्यवस्था करो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी बनो। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं जो मुझे दिखाई देता है कि 18 साल के जो बालक हैं वो मूंछों पर ऐठा
अंगूठा वैठा ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं किसी सूरत में उनको मूछ रखने की जरूरत नहीं। हमको दलित मूवमेंट का आदमी 25 साल का आदमी चाहिए। जो आदमी, जो नेता आपको 18 साल का यूथ आपको अपने साथ जोड़ने की बात कर रहा है, उससे बच के रहो, क्योंकि 18 साल में एजुकेशन मिली है। 18 साल के आदमी को एजुकेशन नहीं छोड़नी है। हमको 25 साल का आदमी चाहिए। जब आप एजुकेशन रूप से ट्रेंड हो जाए, नौकरी की तरफ कहीं ना कहीं सबलता बढ़ जाए, तभी आप किसी पॉलिटिकल मूवमेंट से जाकर के जुड़ना। मेरा यह मानना है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।